जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं हूं आशुतोष और द नॉलेज नेक्सस की रैपिड 20 रिवीजन सीरीज के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के उस चक्रव्यूह को तोड़ने वाले हैं जिसमें अच्छे एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल और वायसरॉय, लॉर्ड क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक, किसने भारत को लूटा, किसने सुधार किए और किसके समय में कौन सा एक्ट आया, ये सब हम अगले 20 मिनट में डीकोड करेंगे। सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये फर्स्ट एंड लास्ट वाली टेबल बना लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी यहाँ से सीधे सवाल पूछता है। और ये लिस्ट बहुत क्रूशल है, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। पहला, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से बना। तीसरा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 चार्टर एक्ट से। चौथा, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 एक्ट के तहत। पांचवा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अंत में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इस लिस्ट को देखने के बाद ना सभी सुनने वाले एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, भी आखिर इन पदों के नाम बार बार क्यों बदले गए। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, हाँ बिल्कुल, उस क्रांति के बाद भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया था। इसी सत्ता परिवर्तन को दर्शाने के लिए गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, जिसका सीधा मतलब था क्राउन का प्रतिनिधि। हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य यही है कि हम इस पूरे सफर को बारीकी से समझें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है कंपनी का विस्तार और प्रशासनिक नींव। शुरुआत होती है वॉरेन हेस्टिंग्स से। हमारे स्रोत के अनुसार इनका कार्यकाल 1772 से 1885 तक दर्ज किया गया है। एस्पिरेंट्स इसे अपने सिलेबस के अनुसार ही नोट करें। हेस्टिंग्स ने आते ही रॉबर्ट क्लाइव की लगाई हुई द्वैध शासन प्रणाली या डुअल गवर्नमेंट का अंत कर दिया था। और ये बहुत जरूरी कदम था। मतलब द्वैध शासन ने बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर पैसा नहीं था, और कंपनी के पास पैसा था पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हेस्टिंग्स ने इसे खत्म करके एक तरह से सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया। और इसी केंद्रीकरण के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एक और फैक्ट जो यहां अक्सर पूछा जाता है, 1781 में कलकत्ता मदरसा किसने खोला? तो उसका जवाब भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही हैं। जी, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वॉरेन हेस्टिंग्स का अंत बहुत विवादित रहा। ब्रिटिश संसद में एडमंड बर्क नाम के सांसद ने हेस्टिंग्स पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चला दिया था। महाभियोग मतलब सीधा ब्रिटिश संसद में? बिल्कुल। उन पर मनमानी और क्रूरता के आरोप थे। हालांकि वो बाद में बरी हो गए, पर यह महाभियोग दिखाता है कि कंपनी के अधिकारी भारत में कितने बेलगाम हो चुके थे। सही कहा। इसके बाद जो अगला बड़ा नाम आता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 1786 से 1793 तक का समय। एस्पिरेंट्स नोट करें, इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक और पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और इनके दो बहुत बड़े काम हैं जो प्रशासन की नींव बने। पहला, 1793 का कॉर्नवालिस कोड, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसने न्याय और राजस्व प्रशासन को अलग कर दिया। हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा काम था स्थायी बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, स्थायी बंदोबस्त। इसने अंग्रेजों के लिए जमींदारों का एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार कर दिया जिसने हमेशा ब्रिटिश सत्ता का साथ दिया। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य यहां जुड़ता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में ही है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जो खुद को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली, 1758 से 1805। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी ने की थी। पर इसकी सबसे खतरनाक नीति थी सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। देखिए, ये सहायक संधि असल में बिना युद्ध लड़े राज्यों को हड़पने की एक बहुत ही चालाक कूटनीति थी। जो राज्य इसे मानता उसे अपनी सेना खत्म करनी पड़ती और एक ब्रिटिश टुकड़ी का खर्च उठाना पड़ता। ऊपर से एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में बैठता था जो उनके सारे फैसले कंट्रोल करता था। यानी पूरी तरह से गुलामी। और एस्पिरेंट्स, इसकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फटाफट नोट कीजिए। 1798 में सबसे पहले हैदराबाद, 1799 में मैसूर और तंजौर,
1801 में अवध, 1802 में पेशवा और 1803 में भोंसले। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमपी स्पेशल फैक्ट आता है जिस पर सभी एस्पिरेंट्स विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। 1804 में सिंधिया शासकों ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया था और वहीं होलकरों ने इसका सबसे कड़ा विरोध किया और सबसे अंत में इसे स्वीकारा। एमपीपीएससी के नजरिए से ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एकदम सही। अब वेलेस्ली के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो 1828 से 1835 के बीच लॉर्ड विलियम बेंटिक का दौर आता है। इन्हें सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। उदारवादी इसलिए क्योंकि राजा राममोहन राय की मदद से इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, वो भी नियम 17 के तहत। और 1835 में मैकाले की प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षा नीति भी इन्हीं के समय लागू हुई। हाँ, सती प्रथा का अंत तो एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था, लेकिन मैकाले की शिक्षा नीति का मकसद भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था। वो सिर्फ ब्रिटिश प्रशासन के लिए सस्ते क्लर्क पैदा करना चाहते थे। और यहीं पर एक और एमपी स्पेशल फैक्ट आता है, बेंटिक के समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। 1830 में कर्नल स्लीमन की मदद से खूंखार ठगी प्रथा का दमन। बिल्कुल। और ये ठगों का जो सफाया हुआ था ना, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर कटनी क्षेत्र में हुआ था। जी, और आज भी कटनी जिले में स्लीमनाबाद नाम का एक शहर कर्नल स्लीमन के नाम पर बसा हुआ है। ये फैक्ट हमारी आज की चर्चा का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। तो ये तो बात हुई सुधारों की, लेकिन इसके बाद 1848 में आता है लॉर्ड डलहौजी। 1856 तक इसका समय रहा। इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं और 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण भी। और कारण इसलिए क्योंकि इसकी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने आग लगा दी थी। जिस राजा का अपना बेटा नहीं होता, उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। और इस हड़प नीति की क्रोनोलॉजी तो हर एग्जाम का फेवरेट सवाल है। तो एस्पिरेंट्स इसे रट लीजिए। सबसे पहले 1848 में सतारा, फिर 1849 में जैतपुर। और ध्यान रहे, जैतपुर बुंदेलखंड का हिस्सा है, यानी एक और एमपी स्पेशल फैक्ट। हाँ, जैतपुर के बाद 1850 में संभलपुर और बघाट, फिर 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। और 1856 में तो डलहौजी ने हद ही कर दी। अवध पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उसे भी छीन लिया। पर जैसा आपने कहा, इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, तो विकास के काम भी हुए होंगे। बिल्कुल हुए। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली। 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिससे पहला डाक टिकट जारी हुआ। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछी। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी 1854 का वुड्स डिस्पैच भी तो इसी के समय आया था। जी, लेकिन ये सारे विकास भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करने के लिए थे। खैर, डलहौजी की इन्हीं नीतियों का नतीजा था 1857 की क्रांति। और इसी क्रांति के साथ एंट्री होती है लॉर्ड कैनिंग की। 1856 से 1862 ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ और एक बहुत अच्छा काम हुआ, 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अथक प्रयासों का नतीजा था। इसके अलावा भारत की पूरी कानूनी प्रणाली यानी आईपीसी और सीआरपीसी भी कैनिंग के समय ही लागू हुई थी। बिल्कुल। अब वाइसरायों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो ऐसे वाइसराय हैं जिनकी अक्सर तुलना होती है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। लिटन और रिपन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 था और वो सबसे प्रतिक्रियावादी वाइसराय था। साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ कहते थे, पर इसके काम बहुत क्रूर थे। 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इसी ने थोपा। और तो और भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखने के लिए इसने परीक्षा की उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी थी। लिटन ने भारतीयों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन आया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसे भारत के उद्धारक की उपाधि दी थी। रिपन ने आते ही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इसीलिए उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। जी, और रिपन के समय के कुछ और फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। 1881 में पहली नियमित जनगणना उसी के समय हुई। पहला फैक्ट्री एक्ट आया, हंटर शिक्षा आयोग बना और सबसे बड़ा 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ना। बिल्कुल। रिपन ने कोशिश की थी कि भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिले,
लेकिन अंग्रेजों ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि बिल वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों को समझ आ गया कि अंग्रेज कभी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। और इस असंतोष को आग में बदलने का काम किया लॉर्ड कर्जन ने। 1899 से 1905 भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय। 1905 का बंगाल विभाजन इसी का फैसला था। पे कर्जन के समय कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी बने जो सिलेबस में साफ साफ दिए गए हैं, जैसे ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। इसके साथ ही सिंचाई आयोग, जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट थे, पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में और विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रेले के नेतृत्व में। ये सारे नाम एस्पिरेंट्स को कंठस्थ होने चाहिए। बिल्कुल। अब हम आज़ादी की ओर बढ़ते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के इन वायसरायों को मैच द फॉलोइंग के नजरिए से तेजी से कवर करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इन्हीं के समय 1919 का रॉलेट एक्ट आया, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, साइमन कमीशन का आना, 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, दांडी मार्च, पहला गोलमेज सम्मेलन और 1931 का प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था। और अंत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन 1947 से 1948। 3 जून 1947 की माउंटबैटन योजना, जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, उसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो एस्पिरेंट्स, ये था क्लाइव से माउंटबैटन तक का पूरा सफर। लेकिन रुकिए, ये एपिसोड मेरा मतलब है ये डीप डाइव अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे स्रोत में दिए गए सख्त निर्देशों के अनुसार अब समय है एक अनिवार्य टेस्ट योर प्रिपरेशन सेगमेंट का। बिना इसके तो ये रिवीजन क्लास अधूरी ही रहेगी। चलिए देखते हैं कि एस्पिरेंट्स ने कितनी बारीकी से फैक्ट्स को पकड़ा है। पहला प्रश्न, ये एक मैच द फॉलोइंग है। सूची ए और सूची बी को मिलाना है। ए में है ए स्थानीय स्वशासन का जनक, बी सहायक संधि, सी सिविल सेवा का जनक और डी राज्य हड़प नीति। और सूची बी में नाम है 1 कॉर्नवालिस, 2 डलहौजी, 3 रिपन, 4 वेलेस्ली। सभी एस्पिरेंट्स ऑप्शंस को दिमाग में बिठा लें और खुद को टेस्ट करें। चलिए इसका सही जवाब डिकोड करते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक हमने पढ़ा था रिपन यानी ए का 3, सहायक संधि थी वेलेस्ली की यानी बी का 4, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस यानी सी का 1 और राज्य हड़प नीति डलहौजी की तो डी का 2। एकदम परफेक्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि एक NP स्पेसिफिक डीप फैक्ट है। प्रश्न है, बेंटिक के समय कर्नल स्लीमन ने ठगों का दमन किया। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर उनके नाम पर है? ए महर, बी स्लीमनाबाद कटनी, सी गंजबासोदा या डी मुड़वारा। मुझे लगता है ये तो हर सुनने वाले एस्पिरेंट ने तुरंत मार्क कर लिया होगा। सही जवाब है बी स्लीमनाबाद, जो कि कटनी जिले में है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पर। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। हाँ, और मैं स्पष्ट कर दूं कि कथन एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ना कि पूरे भारत के। भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक थे। अंग्रेजी सत्ता ने अनजाने में ही अपने पतन के साधन खुद तैयार कर लिए थे। आप लोग इस पर विचार कीजिए और साथ ही जाते जाते ये भी याद करने की कोशिश कीजिएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के समय हुआ था। ये फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी सवाल के साथ हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का हम यहीं समापन करते हैं। सभी एस्पिरेंट्स को उनके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।